श्वेत मयूर। नीले रंग की वो विशाल 2 मंजिला बस अभी पश्चिम से पूरब की ओर ओझल भी न हुई थी कि तभी गहरे नीले रंग की एक दूसरी बस पूरब से पश्चिम की ओर तेजी से आती दिखाई दी और ठीक शीला के घर के सामने वाले पड़ाव पर आकर रुक गई। यद्यपि बिजली के खंभे पर जड़ी उस गोल चक्री पर बड़े अक्षरों में स्टॉप अंकित था, फिर भी हर बस इस पड़ाव पर नहीं रुकती। यात्री हाथ हिलाकर विनती भी करते रहें तो भी ड्राइवर उस भारी वाहन को और आगे स्कूल के पास वाले अगले पड़ाव की ओर खींच ले जाता है। जब घर के ठीक सामने बस नहीं रुकती तो शीला को क्रोध आता है, परंतु कभी कभी उन ड्राइवरों के प्रति एक विचित्र सहानुभूति भी जाग उठती है। उसे लगता है कि एक बार जब बस गति पकड़ लेती होगी तो शायद उसे थामने का मन ही नहीं करता होगा। बस चलते ही रहना चाहती होगी। केवल चलते रहो, केवल चलते रहो। जैसे बस की दूसरी मंजिल पर एक बार बैठ जाने के बाद शीला का भी उतरने का मन नहीं करता। उसे लगता है कि वह बस चलती ही जाए और वो अनंत तक यात्रा करती रहे। किंतु निरंतर चलते रहना भला किसके भाग्य में होता है। आजकल तो शीला का घर से बाहर निकलना भी विरल हो गया है। गृहस्थी के अनगिनत कार्य हैं और फिर अब वह सयानी हो गई है। भला अब जब तक बाहर निकलना क्या उचित है, परंतु घर के बाहर न सही सीढ़ियों तक आने में क्या दोष है। बैठक के कक्ष की खिड़की से या मुख्य द्वार के एक पाट को किंचित खोलकर मार्ग पर लोगों की आवाजाही, टैक्सियों, कारों और उन विशाल बसों का कौतुक देखने में भला क्या बुराई है। चलती हुई बसों के बीच से गुजरते लोगों को देखना शीला को अत्यंत प्रिय लगता है। अपने ही मोहल्ले के लोग उसे किसी अपरिचित लोक के प्राणी प्रतीत होते हैं। उसकी माताजी को उसका इस प्रकार द्वार पर आकर खड़े होना तनिक भी नहीं सुहाता। वे प्राय उसे झिड़कती रहती है। क्या जब तक मार्ग की ओर मुख किए बावली सी खड़ी रहती है, लज्जा नहीं आती? 16 वसंत बीत गए, 17वां लग गया है। क्या अब भी खुद को छोटी बच्ची समझती है? परंतु 17वां लग गया तो क्या हुआ? क्या 17 की आयु में देखने की इच्छा मर जाती है? ये प्रकृति, ये वृक्ष, ये जनसमूह, धूप छाव और वर्षा, ये संपूर्ण धरा कितनी मनमोहक है। ये बात उसकी माताजी क्या जाने। क्यों शीला रानी बिल्कुल द्वार की देहरी पर आकर खड़ी हो? क्या हमारा भव्य स्वागत करने की तैयारी है? बस पड़ाव पर उतरकर मार्ग पार करते हुए 2 भद्र पुरुष कब उनके घर के ठीक सामने आ खड़े हुए, शीला को इसका आभास तक न हुआ। उसकी कस्तूरी जैसी चंचल आंखें तो उस नीली घटा जैसी बस के साथ साथ दूर तक खिंची चली गई थी। शीला ने लज्जावश अपनी जीभ दांतों तले दबाई और झट से पीछे हट गई। आगंतुकों में से एक ने हंसकर कहा, अरे ये क्या, तुम भाग क्यों रही हो? भागने का भला क्या प्रयोजन था? वे तो उसकी मनली बहन के पति अनिंद्यदा थे, आत्मीय जन, अपने जन। परंतु उनके समीप वे दूसरे व्यक्ति कौन हैं? वे अनिंद्यदा से लगभग आधा हाथ अधिक लंबे हैं, दूध जैसा उज्ज्वल वर्ण, देह पर हरे रंग का कुर्ता और आंखें, आह नीली नीली आंखें। कौन है ये? शीला ने फुसफुसाते हुए पूछा। अनिंद्यदा, ये कौन है? क्या ये साहब है? अनिंद्यदा ने गर्वोन्मत्त होकर ठहाका लगाया और बोले, अरे कोई एंग्लो इंडियन या टेंग्लो इंडियन नहीं है, साक्षात खारे साहब है। किसी द्वीप पर बसने वाले साधारण अंग्रेज की संतान नहीं, अपितु यूरोप के मुख्य भूभाग के शुद्ध जर्मन है। फिर अतिथि की ओर मुड़कर अनिंद्य ने परिचय कराया। मैन, शी इज माई स्वीट सिस्टर इन लॉ, द यंगेस्ट, द स्वीटेस्ट एंड द बेस्ट। शीला ने बनावटी रोष के साथ धीमे से कहा, अनिंद्यदा, ये सब क्या हो रहा है? मैं छोड़दी से आपकी सारी शिकायत कर दूंगी। किंतु इसी बीच उन साहब ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। आशय था हैंडशेक, पर अगले ही पल उन्हें कुछ स्मरण हो आया। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक तक ले गए और बोले, नमस्कार। उनके उस टूटे फूटे उच्चारण और नमस्कार करने के निराले ढंग को देख शीला के लिए अपनी हंसी रोकना अत्यंत दुष्कर हो गया। उस उछलती हुई हंसी को दबाने के प्रयास में वो प्रतिनमस्कार करना ही भूल गई। अनिंद्य की ओर देखकर वह बोली, इन्हें लेकर भीतर आइए। नीलाद्री अभी मुख हाथ धोकर और चाय पीकर अपने छोटे तख्तपोश पर बैठा ही था कि उसने सितार के आवरण को खोला। शीला ने उसके कक्ष की ओर मुख करके सूचना दी, नीलाद्री, देखिए तो कौन आया है। नीलाद्री ने मंद मुस्कान के साथ पूछा, कौन है रे? अनिंद्यदा आए हैं और उनके साथ कोई और भी है। बाहर निकलकर देखिए तो सही,
वे बैठक में बैठे हैं। किसी प्रकार ये समाचार पहुंचाकर शीला बगल वाले कक्ष में चली आई। यहां भी एक तख्तपोश पर बिस्तर सिमटा हुआ रखा था। शीला उसी पर औंधे मुंह गिर पड़ी और अपने उस कोमल लावण्यमय मुख को बिस्तर में मजबूती से भींच लिया। उसकी डोरे वाली साड़ी से ढकी वो सुकुमार देह उमड़ते हुए हंसी के आवेग से बार बार सिहरने और कांपने लगी। तभी सरोजनी अलमारी से बाजार के पैसे निकालने हेतु कक्ष में प्रविष्ट हुई, किंतु अपनी बेटी की ये दशा देख वे ठिठक गई। उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ, क्या बात हो गई? फिर झुककर उन्होंने अपनी बेटी का मुख देखा और आश्वस्त होकर बोली, ओह, तो तू हंस रही है। मैं तो व्यर्थ ही घबरा गई थी कि न जाने क्या अनर्थ हो गया। भला इस तड़के सुबह तुझे किसने डांट दिया? शीला ने अब अपना मुख ऊपर उठाया और बोली, अरे भला मुझे डांटेगा कौन? माँ, तुम्हें पता है अनिंद्यदा न जाने कहां से एक जर्मन साहब को पकड़ लाए हैं। उनकी बांग्ला बोलने की वो शैली और नमस्कार करने का वो ढंग, आह, जाओ स्वयं देख लो। सब बाहर बैठे हैं। अनिंद्य आया है क्या? कहाँ है? सरोजनी ने अलमारी खोली, 5 रुपए का एक नोट निकाला, अपने आंचल को सिर पर थोड़ा और खींचा और बैठक की ओर बढ़ गई। शीला भी अपनी हंसी की लहरों को बिस्तर में ही छोड़कर अपनी माताजी के पीछे पीछे चल दी। नीलाद्री को जब तक खिलखिलाकर हंसना तनिक भी नहीं सुहाता। वे किसी के भी सम्मुख कड़ी फटकार लगा देते हैं, परंतु जब भीतर से हंसी का फव्वारा छूटे तो भला कोई उसे कैसे रोके? यद्यपि पहले की तुलना में अब शीला बहुत कम हंसती है। पहले तो जब हंसी का वो घातक दौरा पड़ता था तो वो फर्श पर लोटपोट हो जाती थी, लुढ़कते लुढ़कते तख्तपोश के नीचे तक चली जाती थी और जब तक आंखों से अश्रु न बहने लगते हंसी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। नीलाद्री कहते हैं, हंसना इसकी एक व्याधि है। शीला तो पूर्णतः विक्षिप्त है। आहा, पागल भला इस संसार में कौन नहीं है? आपको भी तो लोग पागल ही कहते हैं। गीत पागल, सुर पागल। कुछ ही पलों में मार्ग के किनारे वाला वह बैठक का कक्ष पूर्णतः सजीव हो उठा। नीलाद्री पहुंच गए, मां भी पहुंच गई और ऊपर की मंजिल से अखबार हाथ में लिए पिताजी भी उतर आए। साहब के आगमन का समाचार पाकर बाजार की थैलियां लिए कुछ जिज्ञासु बालक भी खिड़की के पास एकत्र हो गए। शीला भीतर नहीं गई। वो ओट में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने और उन्हें निहारने लगी। वास्तव में वो रूप देखने योग्य ही था। कितना मनोरम, कितना अद्भुत सौंदर्य, उज्जवल वर्ण और लंबा कद, रक्तिम केश, सिंदूरी अधर और नीली नीली आंखें। शीला ने अब तक जितने भी पुरुषों को देखा था, अपने जीजाजी और भाई के जितने भी मित्रों को देखा था, उनमें से किसी के साथ भी इनका लेशमात्र मेल नहीं था। मेल होता भी कैसे? वे इस धरा के वासी जो नहीं थे। अत्यंत दूर यूरोप महाद्वीप का वो जर्मनी देश, न जाने वह कहाँ है। शीला की स्मृति में यूरोप का मानचित्र धुंधला सा गया। उसे उत्तर पश्चिम में नीले सागर के बीच लाल रंग का ग्रेट ब्रिटेन और उसकी गोद में छोटा सा आयरलैंड तो याद आ रहा था, परंतु फ्रांस और जर्मनी की स्थिति मस्तिष्क में ओझल हो रही थी। तीसरी कक्षा में यूरोप उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो था, पर शीला ने कभी रुचि नहीं ली और भूगोल तो उसे सदैव अरुचिकर ही लगा। भूगोल की अध्यापिका के वे तीखे परिहास आज भी उसके मन में चुभन पैदा कर देते थे। परंतु अब उस मानचित्र का क्या प्रयोजन? साक्षात वह हरा जर्मनी आज उनकी बैठक के भीतर प्रविष्ट हो गया है। तोते जैसी उन लाल आंखों और अधरों पर मीठी मीठी मुस्कान तैर रही है। इतनी निकटता से हाड़मांस के किसी साहब को शीला ने आज पहली बार देखा था। नीलाद्री के साथ सिनेमा में एकाध विदेशी फिल्मों में साहबों को भागते उछलते देखा था, किंतु सजीव साहब, आह, ये तो प्रथम अवसर था। और वह भी कोई साधारण साहब नहीं, साक्षात कथाओं के राजकुमार जैसा परम सुंदर साहब। सरोजनी कक्ष से बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, अब वहां खड़े होकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है। चल मेरे साथ मिलकर चाय और जलपान का प्रबंध कर। अनिंद्य कह रहा है कि वह अभी तुरंत चला जाएगा। शीला चौंक कर बोली, अभी चले जाएंगे? क्या वे उन्हें भी अपने साथ ले जाएंगे? सरोजनी ने हंसकर उत्तर दिया, नहीं रे, उन्हें वह नहीं ले जा पाएगा। नीलाद्री ने उन्हें हठपूर्वक रोक लिया है। वे दोपहर का भोजन हमारे यहीं करेंगे। आखिर मेरे नीलाद्री में ये गुण तो है ही,
अत्यंत अल्प समय में अपरिचितों से भी ऐसी प्रगाढ़ता कर लेता है मानो युगों की मित्रता हो। घर के कर्ता और नौकर को बाजार विदा करके सरोजनी अपनी बिटिया को साथ लेकर रसोई घर के सामने लुचिया बेलने बैठ गई। बैठक वाले कमरे से बीच बीच में बातचीत की गूंज और खिलखिलाती हंसी की लहरें तैरकर यहां तक आ रही थी। सरोजनी ने अपनी लाडली की ओर देखा और एक अर्थपूर्ण मध्यम मुस्कान के साथ बोली, क्यों रे, तेरा मन क्या अभी भी उसी कमरे में अटका पड़ा है? अच्छा जा, तू जा वहीं बैठ, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगी। शीला ने तुरंत प्रतिवाद किया और किंचित रूठते हुए बोली, जैसे आपको सब पता है कि मेरा मन कहाँ है, और वैसे भी मुझे छोड़कर भला आपका कौन सा काम पूरा होता है? जरा मैं भी तो सुनूं। सरोजनी ने हंसकर कहा, ये तो सच है, आजकल तेरे हाथ की चाय के बिना घर के इन बाबुओं की तृप्ति कहाँ होती है, और जब तक तू पान न लगा दे। उनकी बात अभी पूरी भी न हुई थी कि तभी बाहर वाले कमरे से अनिंद्य के नए जूतों की मचमच ध्वनि सुनाई दी और वे आकर सामने खड़े हो गए। मैक्स को तो नीलाद्री ने दोपहर के भोजन के लिए हठपूर्वक रोक लिया है। तो फिर मां, अब मैं चलता हूं, हॉस्टल में ढेरों काम बिखरे पड़े हैं। सरोजनी ने वात्सल्य भाव से कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, बिना कुछ खाए पिए घर से जाना क्या उचित है? शीला, अपने जीजाजी के लिए, अनिंद्य दा के लिए एक मोढ़ा ले आ तो जरा बैठें यहां। हम अपनी बड़ी बहन के पति को जीजाजी कहते हैं, उससे पहले दाद बाबू कहने का चलन था। अब वह पुराना रिवाज फिर लौट आया है, पर सच तो यह है कि जीजाजी जैसा मीठा संबोधन दूसरा कोई नहीं। अनिंद्य अपनी शालिका द्वारा लाए गए उस मोढ़े पर विराजमान हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। काल के चक्र के साथ मनुष्य के कान बदलते हैं, उसकी भाषा बदलती है और माधुर्य के आधार भी बदल जाते हैं। इन 2 वर्षों में अनिंद्य इस घर के दामाद कम और बेटे अधिक बन गए हैं। जामाता वाली वह औपचारिकता और दूरी अब शेष नहीं रही। सरोजनी ने अपनी बड़ी बेटी इला का कुशलक्षेम पूछा। इला अपने सास ससुर की अत्यंत प्रिय बहू बन गई है और कृष्णनगर में उन्हीं के पास है। वो पहली बार मां बनने वाली है। सरोजनी ने तय कर रखा है कि कुछ ही महीनों में वे उसे अपने पास ले आएंगी। शीला का मन इन पुरानी घरेलू बातों में नहीं लग रहा था। वो तो किसी और ही प्रसंग को छेड़ने के लिए आतुर थी। जैसे ही उसे अवसर मिला, उसने झट से पूछ लिया, अच्छा अनिंद्यदा, आपको वे महाशय कहाँ मिले? किसे? शीला ने किंचित शर्माते हुए कहा, वही आपके वे नए मित्र। अनिंद्य भी खिलखिलाकर हंसे, ओ, मैक्स की बात कर रही हो? मित्र तो वो वास्तव में श्रेष्ठ है। मात्र 6 दिनों में ही वह मेरा घनिष्ठ मित्र बन गया है। जर्मन कॉन्सुलेट ऑफिस में मेरे एक परिचित भद्र पुरुष हैं, उन्होंने ही उसे हमारे हॉस्टल भेजा था। वो इस देश के छात्रों से मिलना चाहता है, उनसे संवाद करना चाहता है, टूरिस्ट बनकर आया है, पूरा इंडिया देखना चाहता है। फिलहाल उसका बंगदर्शन चल रहा है। मैंने उसे स्पष्ट कह दिया कि मैक्स, यदि तुम वास्तव में इस देश की आत्मा को देखना चाहते हो तो बड़े बड़े होटलों में वो परिचय नहीं मिलेगा, और न ही कॉलेज हॉस्टल में। चलो, मैं तुम्हें कलकत्ता शहर के एक आइडियल परिवार में ले चलता हूं। वहां कुछ दिन रहो। एक परिवार के माध्यम से तुम पूरे देश की संस्कृति को समझ जाओगे। और वह कोई ऐसा वैसा परिवार नहीं है, जितना कुलीन है उतना ही। सरोजनी लूचिया तलने के लिए रसोई के भीतर चली गई थी। शीला ने अनिंद्य को एकांत में पाकर चुटकी ली, आहा, हमारे सामने तो ससुराल की बड़ी प्रशंसा हो रही है, और पीठ पीछे जाते ही निश्चित रूप से निंदा करेंगे, मंजली दीदी को उल्हाने देंगे। हमें सब पता है। अनिंद्य को अधिक देर तक रोकना संभव न था। व्यस्त प्रोफेसर ठहरे, 2 शिफ्ट में पढ़ाते हैं, उसके बाद हॉस्टल के लड़कों की निगरानी भी करनी होती है। ससुराल में अधिक समय बिताने का सुख उनके भाग्य में कहा। षोडशी शालिका के अनुरोध को भी उन्हें टालना पड़ा, काम का दबाव ही ऐसा था। जीजाजियों में शीला को सबसे अधिक अनिंद्य ही प्रिय है। बड़े ही विनोदी और शौकीन मिजाज इंसान। उस बार न जाने कहां से एक हिरण ले आए थे, और एक बार तो विचित्र रंगों वाले चीनी मुर्गों का जोड़ा ले आए थे, एक मुर्गा और एक मुर्गी। किंतु इस बार वे जो लाए हैं उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। उनका ये गौर वर्ण का नीली आंखों वाला प्राणी सबसे अनूठा है। अच्छा, इस मैक्स
शब्द का अर्थ क्या होता होगा? कौन जाने। शीला ने अक्सर देखा है कि कई नामों के अर्थ शब्दकोशों में नहीं मिलते, चाहे वह मनुष्य का नाम हो या स्थान का। नाम का अर्थ वही है जो तुम सोच लो, नाम का अर्थ वही है जो तुम मान लो। शीला नहीं जानती कि मैक्स का कोई अर्थ है भी या नहीं, पर उसे देखते ही शीला को नीलाद्री की उस सफेद मयूर वाली कहानी की याद आ गई। नीलाद्री की बचपन की कोई सखी थी जिसे मयूरभंज के महाराजा ने उपहार में एक धवल दूध जैसा सफेद मोर दिया था। आह, क्या उसके पंख थे और क्या उसकी मोहक भंगिमा। आकाश में काले मेघों के छाते ही वो अपने पंख फैलाकर थिरकने लगता था। दादा की वह सखी उस पर अपना सारा स्नेह न्योछावर कर देती थी। शीला ने अपनी आंखों से कभी सफेद मोर नहीं देखा, पर पिछले 6 दिनों से वो स्वप्न में उसे ही देख रही है। और आश्चर्य देखिए, उस सुखद स्वप्न के बाद आज एक साक्षात दिवा स्वप्न की भांति ये मैक्स उपस्थित हो गया है। क्या मयूर सुख का संवाहक होता है? कम से कम नीलाद्री के हाव भाव देखकर तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। प्रातःकाल नीलाद्री कम से कम 3-4 घंटे कड़ा रियाज करते हैं, पर आज कहा गया उनका रियाज और कहा गया संगीत। वे मैक्स को बैठक से सीधे घर के भीतर ले आए हैं। घूम घूम कर उसे फूलों के गमले दिखा रहे हैं, वही गमले जिनमें शीला रोज जल देती है और पौधों की सूखी पत्तियां चुनकर फेंकती है। उन बड़े बड़े गेंदे के फूलों को देखकर मैक्स की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। शायद उसके देश में गेंदे के फूल नहीं होते। नीलाद्री उसे घर का कोना कोना दिखा रहे हैं, नीचे की मंजिल, ऊपर की मंजिल, छत और दादाजी के जमाने की वह पुरानी लाइब्रेरी। यहां तक कि एक अंतराल में उन्होंने सितार की टूं टूं ध्वनि भी उसे सुना दी है। मैक्स देख रहा है, सुन रहा है और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। जब शीला अपने गृह कार्यों के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है या सीढ़ियों से उतर चढ़ रही है, तब मैक्स अपनी उन 2 नीली आंखों को फैलाकर उसकी ओर निहारता है। पर शीला को इस तरह छिप छिप कर देखने में भला क्या रहस्य है? वो अपनी बड़ी बहनों जैसी सुंदरी तो है नहीं, वह तो साक्षात मेघ जैसी श्यामल है। यदि उसकी बड़ी बहनें यहां होती तो शायद वह उसकी ओर मुड़कर देखता भी नहीं। पर अभी वो आखिर देख क्या रहा है? क्या उसने इस पूरे घर को आकाश मान लिया है? और क्या वह उस आकाश में छाए हुए मेघ को देख रहा है? क्या मेघ को देखकर मयूर प्रसन्न होता है? नीलाद्री तो यही कहते हैं। दोपहर के लगभग 11 बजे नीलाद्री को फुर्सत मिली। वो रसोई घर के सामने आया और बोला, शीला, हमारे लिए 2 कप चाय और बना दे। सरोजिनी उस समय मछली की कालियां बना रही थी। सुनते ही वे अपने बेटे पर बिफर पड़ी, नहीं, अब इतनी दोपहर में चाय की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा खाना तैयार हो चुका है, अब तुम दोनों जाओ और स्नान करके भोजन करो। नीलाद्री ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है मां, वही करता हूं। वैसे भी आज रियाज तो कुछ हुआ ही नहीं। शीला को अवसर मिला तो वह चुटकी लेते हुए बोली, होगा भी कैसे नीलाद्री, आज तो तुम सुबह से ही नाच रहे हो, भला सितार कब बजाते? नीलाद्री ने शरारत से आगे बढ़कर अपनी बहन की चोटी कसकर पकड़ ली और खिलखिलाते हुए बोला, क्या क्या कहा तूने? कौन नाच रहा है? ये तो मुझे भी साफ दिखाई दे रहा है। शीला ने झटके से दादा के हाथ से अपने बाल छुड़ाए और मुंह फुलाकर 2 कदम दूर जा खड़ी हुई। सरोजिनी ने रसोई से ही आवाज लगाई, अरे नीलू, क्या इतनी बातें कर रहे हो उससे? आखिर तुम लोग किस भाषा में संवाद कर रहे हो? नीलाद्री ने हंसते हुए उत्तर दिया, भाषा नहीं मां, मुद्रा। ज्यादातर काम तो देह की भंगिमाओं और इशारों से ही चलाना पड़ रहा है। अंग्रेजी का ज्ञान उसे नाम मात्र है, और जो थोड़ा बहुत जानता भी है उसका उच्चारण इतना अद्भुत है कि क्या कहूं। वैसे मेरा उच्चारण भी उसके कानों को किसी अजूबे जैसा ही लग रहा होगा, पर जैसे तैसे काम चल रहा है। फिर भी मैंने उसकी ढेरों बातें सुन ली हैं। मां, तुम कल्पना कर सकती हो कितना अदम्य साहस है उस युवक में। न अंग्रेजी आती है, न हिंदी, न उर्दू, न कोई संगी है, न साथी और न ही धन का कोई विशेष बल। बस अपने मन की अटूट शक्ति के भरोसे वह सुदूर पूर्व की यात्रा करके इस भारत भूमि तक आ पहुंचा है। उसकी प्रबल इच्छा है कि वह पृथ्वी का कोई भी कोना अनछुआ न छोड़े। सरोजिनी ने चूल्हे से कड़ाही उतारते हुए कहा, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। क्या पता किसी दिन तुम भी इसी प्रकार निकल पड़ो। नीलाद्री के अधरों पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। मैं उसे देखकर वास्तव में
मेरी वे सोई हुई साध फिर से जाग उठी है माँ। जैसे कोई अचल पर्वत वैशाख के उन निरुद्देश्य बादलों की तरह स्वच्छन होना चाहे। पर चाहने मात्र से क्या सब कुछ संभव हो पाता है? शीला ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अब तुम लोग स्नान करने जाओ नीलाद्री। ऐसा न हो कि जब मैं स्नान गृह में जाऊं तो तुम हर मिनट दरवाजा खटखटाकर मुझे हड़काना शुरू कर दो। वो अब नहीं चलेगा। स्नान तो करना था, पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि मैक्स पहनेगा क्या? उसका सारा सामान और झोला तो उसी हॉस्टल में छूट गया था। नीलाद्री ने तुरंत समाधान निकाला, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, वह मेरी लुंगी पहनकर स्नान कर ले, और नहाने के बाद अब उसे वे पतलून नहीं पहनाऊंगा, वो मेरी धोती ही पहनेगा। शीला, मेरी वह बेलदार किनारे वाली धोती निकाल कर रख दे, और एक साफ सफेद कुर्ता भी। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा तुम्हारा कुर्ता उनके शरीर पर छोटा पड़ेगा, देख लेना। नीलाद्री ने लापरवाही से कहा, होने दे छोटा, शरीर तो घक ही जाएगा। धोती और कुर्ते में साहब को बड़ा सुकून मिलेगा। यहां आकर उसे बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। फाल्गुन का आधा मास बीतते ही इस बार गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। घर के दो दो पंखे जवाब दे चुके थे। बिजली मिस्त्री को संदेश भेजा गया था, पर उसका कहीं पता न था। सिर्फ सितार की तारों पर ही नहीं, नीलाद्री के हाथ हर काम में बड़ी कुशलता से चलते हैं। सचमुच उन्होंने मैक्स को पूर्णतः एक बंगाली बाबू के रूप में सजा दिया। उसे अपने कमरे में ले जाकर धैर्यपूर्वक धोती पहनना सिखाया और कुर्ते के बटन भी अपने हाथों से टाके। कहते हैं कि लड़कियों को गुड़िया से खेलने का बड़ा चाह होता है, पर आज तो ऐसा लग रहा था मानो नीलाद्री को भी अचानक गुड़िया खेलने का शौक चढ़ रहा हो। जो व्यक्ति स्वभाव से इतना गंभीर रहता है, जो दिन रात बस अपने सितार की साधना में लीन रहता है, उसके भीतर भी ऐसा एक अबोध बालक छिपा बैठा है, ये भला कौन जानता था। बड़े कमरे के फर्श पर आसन बिछाकर नीलाद्री मैक्स को अपने पार्श्व में लेकर भोजन करने बैठा। सरोजिनी ने टोकते हुए कहा, अरे नीलू, इनके लिए मेज कुर्सी का प्रबंध कर दे। क्या वह इस प्रकार जमीन पर बैठकर भोजन कर पाएगा? उसे कष्ट होगा और वह ठीक से खा भी नहीं पाएगा। किंतु नीलाद्री तो अपनी धुन का पक्का था। वो हठपूर्वक बोला, मां, वो बिल्कुल कर पाएगा। आखिर कितने ही समय के लिए तो यहां है, जब आया ही है तो उसे बंगाली जीवन का हर स्वाद चखने दे। हमारी यह आत्मीयता उसे जीवन भर स्मरण रहेगी। देखकर विस्मय हुआ कि मैक्स को भी इसमें कोई आपत्ति न थी। इन थोड़े ही घंटों में वह नीलाद्री का जैसे अनन्य भक्त बन गया था। नीलाद्री जो करता, मैक्स उसी का अनुसरण करता। उसके उठने बैठने और चलने फिरने के ढंग को वो बड़ी सूक्ष्मता से निहारता और पूरी शक्ति लगाकर उसकी नकल उतारने का प्रयास करता। शीला ने सोचा था कि इस सारे स्वांग को देखकर वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगी, पर न जाने क्यों वो अदम्य और अनियंत्रित हंसी इस क्षण उसे परास्त न कर सकी। वह बड़ी गंभीरता के साथ परोसने का कार्य करने लगी। मां ने साहब के लिए बड़े जतन से भात, दाल, मछली और तरकारी बनाई थी। साथ ही उन्होंने कुछ रोटियां और मांस भी तैयार रखा था कि न जाने साहब ये सब खा पाए या नहीं। साहब खा पाए या न पाए, पर उनके उत्साह में रत्ती भर भी कमी न थी। वे चम्मच से थोड़ा थोड़ा सब कुछ चक चक कर देख रहे थे। जो स्वाद भाता नहीं तो मुख की मुद्रा किंचित विचित्र बना लेते। पिताजी इस समय भोजन करने नहीं बैठे थे। दफ्तर से सेवानिवृत्त हुए भले ही समय बीत गया हो, पर वह 10 से 5 की पुरानी आदत अब भी उनके भीतर जीवित थी। ठीक पुराने समय के अनुसार ही वे स्नान भोजन करते, पर अब भागते हुए बस पकड़ने नहीं जाते थे। कोई समाचार पत्र या पुस्तक लेकर इजी चेयर पर लेट जाते और 4-5 पृष्ठ उलटते ही उनके खर्राटों की गूंज सुनाई देने लगती। शीला को भली भांति याद है कि बचपन में जब आधी रात या भोर के समय उसकी निद्रा भंग होती तो पिताजी की नाक की वह भीषण ध्वनि सुनकर वो भय से सिहर उठती थी। वो तुरंत मां के पास खिसक आती और उन्हें मजबूती से जकड़ लेती। भोजन करते करते नीलाद्री ने पूछा, क्यों मां, धोती कुर्ते में मैक्स कैसा लग रहा है, बताओ तो सही। सरोजिनी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, बहुत ही सुदर्शन लग रहा है। नीलाद्री ने बड़ी गंभीरता से चुटकी ली, क्यों मां, क्या ये अनिंद्य दत्त का छोटा साढ़ू जैसा नहीं लग रहा? सरोजिनी ने हंसते हुए उसे झिड़का, अरे ओ हदभागे, वो तेरी अपनी सगी बहन है,
यदि वो अनिंद्य का साढ़ू हुआ तो तेरा क्या लगेगा? नीलाद्री ने अट्टहास किया। उससे तो तुम्हारा नाता ही श्रेष्ठ है मां। बिल्कुल, जर्मन जामाता। क्या अद्भुत तुकबंदी है। अपराह्न की उस ढलती बेला में जब मोहल्ले के छोटे बड़े बच्चे और किशोर उस जर्मन साहब को अपनी आंखों से निहारने के लिए एकत्र हुए तो उनमें शीला की कुछ सहेलियां भी सम्मिलित थी। रीना, दीप्ति और वरुणा, ये सब विद्यालय में एक साथ पढ़ी थी। रीना और दीप्ति अब सेकंड ईयर की छात्राएं हैं। एक ने कला संकाय चुना है तो दूसरी विज्ञान की पथिक है। और वरुणा को तो दाम्पत्य जीवन का उपहार प्राप्त हो गया है, मानो कला और विज्ञान का कोई मिक्सड कोर्स मिल गया हो। दीप्ति ने बड़े कौतूहल से पूछा, नीलाद्री, क्या आप हमारा परिचय इन महाशय से नहीं कराएंगे? नीलाद्री ने बड़ी शरारत से उत्तर दिया, अरे दीप्ति, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। मैक्स बावर अब 16 आने शीला की संपत्ति बन चुके हैं। इतना सुनना था कि शीला के धैर्य का बांध टूट गया। उसने अत्यंत तीव्र स्वर में प्रतिवाद किया, नीलाद्री, आखिर इन सब बातों का अर्थ क्या है? तुम तो उन्हें एक मिनट के लिए भी स्वयं से दूर नहीं होने दे रहे और कह रहे हो कि वे मेरी संपत्ति हैं। नीलाद्री ने हंसते हुए चुटकी ली, आहा, मैं तो बस तेरा एक अदना सा प्राइवेट सेक्रेटरी हूं, या यूं कह ले कि तेरे इस पर्सनल सर्कस का मैनेजर। जानती हो वरुणा, इस सर्कस की स्वामिनी शीला राय के पास 2 तरह के टिकट हैं। साहब को केवल दूर से देखने के 6 आने और यदि बात करनी हो तो पूरे 4 आने। टिकटों की ये बात सुनते ही तीनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। रीना ने विनोद में पूछा, नीलाद्री, क्या हम सहेलियों को कोई रियायत नहीं मिलेगी? शीला ने मन ही मन एक बार फिर भीषण प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर नीलाद्री का मुख दर्शन नहीं करेगी। दीप्ति और उसकी सहेलियां साहब को ओट से देख परख कर विदा हुई, किंतु नीलाद्री ने अपने इस नए मित्र को इतनी सरलता से जाने नहीं दिया। उसने हठपूर्वक कहा, मैक्स, अनिंद्य के हॉस्टल से तुम्हारा सारा सामान और बिस्तर मैं अभी मंगवाए लेता हूं। तुम कुछ दिन और यहीं हमारे साथ ठहरो। यदि तुम चाहो तो हम दोनों तुम्हारे गाइड बन सकते हैं और निश्चिंत रहो, इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। मैक्स ने तनिक भी आपत्ति नहीं की, बल्कि वह तो अत्यंत प्रसन्न होकर नीलाद्री के आतिथ्य को स्वीकार कर बैठा। शीला ने नीलाद्री के बगल वाले कमरे में उसका बिस्तर लगा दिया, उसके सामान को बड़े जतन से सजाकर व्यवस्थित किया। कक्ष में सुगंधित धूप बत्तियां जला दी और वह रिक्त पड़ा सूखा फूलदान अब जल और ताजे पुष्पों से महक उठा। शीला ने अपना बिस्तर दूसरी मंजिल पर स्थानांतरित कर लिया। अब वो अपने माता पिता के बगल वाले कक्ष में रहेगी। उसके बड़े भाई और मंझले भाई सपरिवार दिल्ली और चंडीगढ़ में बस चुके हैं। आते घर में अब कमरों का कोई अभाव नहीं है, पर फिर भी नीचे के कमरे विरल ही रिक्त रहते हैं। नीलाद्री के संगीत प्रेमी मित्रों में से कोई न कोई वहां सदैव डेरा डाले रहता है। नीलाद्री का स्वभाव ही ऐसा है कि वे किसी को सरलता से विदा नहीं करते। यद्यपि मैक्स संगीत की सूक्ष्मताओं से अनभिज्ञ था, पर वह सुदूर देश का निवासी जो था और वह अपने साथ न जाने कितनी ही अनजानी कथाएं लेकर आया था। कदाचित इसीलिए नीलाद्री उसे इतना स्नेह दे रहे थे। नीलाद्री केवल संगीत का ही उपासक नहीं था, उसे मनुष्य, सजे धजे घर और अपने मित्रों व पड़ोस की बहुओं की साड़ियों के रंग व किनारे पसंद करना भी अत्यंत प्रिय था। शीला ये देखकर भीतर ही भीतर बहुत सुखी थी कि नीलाद्री ने मैक्स को इतनी आत्मीयता से स्वीकार किया है। निश्चित रूप से मैक्स को उनका ये घर और ये मोहल्ला बहुत भा गया था। जिस अतिथि को सुबह आकर शाम को विदा होना था, वो अगले दिन भी नहीं गया, उसके अगले दिन भी नहीं, और न ही उसके बाद। नीलाद्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैक्स तो अब यहीं बस जाएगा। उसे यहां जो लाड प्यार और सत्कार मिल रहा है, उसे देखकर लगता है कि उसकी विश्व परिक्रमा यहीं विराम पा गई है। इतना कहकर वो शीला की ओर देख देख कर अर्थपूर्ण ढंग से हंसने लगा। शीला ने तमतमा कर कहा, नीलाद्री, अच्छा नहीं हो रहा है। यदि तुमने फिर ऐसी बात की तो फिर तुम्हारी और मेरी जन्म जन्म की आड़ी हो जाएगी। अब घर में कोई अन्य भाई बहन तो शेष थे नहीं, केवल नीलाद्री ही थे। वे ही शीला के लिए बड़े भाई थे और बड़ी बहन भी, वे ही सखा थे और सखी भी। सप्ताह में 2-3 दिन नीलाद्री बाहर ट्यूशन पढ़ाने जाते थे
और 4 छात्र छात्राएं घर पर भी सितार सीखने आते थे। शेष समय वे अपनी साधना में लीन रहते, पर अब उनका कार्य और बढ़ गया था। कार्य क्या, एक सुंदर खेल। वे मैक्स के साथ घंटों बातें करते, कभी कैरम खेलते तो कभी खेल खेल में उसे सितार की ताने सुनाते। क्या मैक्स नीलाद्री के उस संगीत को समझ पाता था? क्या उन विदेशी कानों को हमारे राग रागिनियों के सुर प्रिय लगते थे? मैक्स के अधरों की वह मुस्कान और आंखों का उल्लास देख ऐसा प्रतीत होता था कि वह वास्तव में इसका भरपूर आनंद ले रहा है। कभी कभी मैक्स उन रागों के नाम भी जिज्ञासा से पूछता, व्हाट्स दिस ट्यून? नीलाद्री संक्षिप्त उत्तर देते, देश। मैक्स अपनी विदेशी जिह्वा से उस शब्द को चखते हुए उच्चारित करता, डेस। एंड व्हाट्स दिस वन? सितार की एक और आलाप सुनकर मैक्स पुनः प्रश्न करता। नीलाद्री कहते, खंबाज। मैक्स उस शब्द का उच्चारण इतने अनूठे ढंग से करता कि स्वयं ही खिलखिलाकर हंस पड़ता। शीला ने एक दिन कुतूहलवश पूछा, अच्छा नीलाद्री, तुम जो उन्हें राग रागिनियों के नाम इस प्रकार रटा रहे हो, क्या वे तुम्हारे संगीत का मर्म समझ भी पाते हैं? नीलाद्री ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, वह थोड़ा बहुत तो अवश्य समझता है। सच कहूं तो तुझसे बेहतर समझता है। तुझे आभास भी है कि मैक्स कितने बड़े संगीतकारों के देश से आया है। उसके देश में बीथोवेन जैसे महान संगीत मनीषी जन्मे हैं। क्या तूने कभी बीथोवेन का नाम सुना है? नाम कुछ सुना सुना सा प्रतीत होता है। शीला ने किंचित अपनी गर्दन झुकाई और धीरे से पूछा, नीलाद्री, क्या वे महाशय अभी भी वादन करते हैं? नीलाद्री खिलखिलाकर हंस पड़ा, अरे वे तो गेटे के समकालीन थे, अब इस संसार में कहा, पर उनकी अमर सिम्फनी आज भी जीवित है। अच्छा, मैं तुझे उनके ग्रामोफोन रिकॉर्ड सुनाऊंगा। मोजार्ट, वागन, शूबर्ट और शूमैन, इन दिग्गजों ने अपने सुरों से समूचे यूरोप को झंकृत कर दिया था। नीलाद्री की बातों से ऐसा लग रहा था मानो वो स्वयं इसी क्षण उन सुरों को सुन रहा हो। उसकी वाणी में एक संगीतमय आवेश था और मुख मुद्रा में वैसी ही मुग्धता। शीला ने लक्ष्य किया और उसे भी यही प्रतीति हुई। इसके उपरांत नीलाद्री और मैक्स के बीच उन महान संगीतकारों को लेकर चर्चा छिड़ गई। शीला दबे पाव वहां से खिसक आई। आखिर उसके पास इतनी विद्वत्ता कहाँ थी कि वह उन सूक्ष्म बातों को समझ पाती। सत्य तो यह है कि मैक्स का अंग्रेजी ज्ञान भी शीला से अधिक श्रेष्ठ नहीं था। वैसी ही 2-4 टूटी फूटी शब्दावली शीला भी बोल सकती थी, किंतु उसे बोलने में इतनी लज्जा आती थी कि क्या कहे। एक शब्द भी उसके मुख से बाहर नहीं निकलता था। मन में न जाने कैसा संकोच था कि कहीं साहब हंस न दे। उसे रह रहकर यह विचार आता कि नीलाद्री साहब से इतनी बातें करते हैं, पर उन्हें बांग्ला सीखने के लिए क्यों नहीं कहते? उन्हें बांग्ला क्यों नहीं सिखाते? यदि वे हमारी भाषा जान जाते तो कितना सुखद होता। शीला उनसे जी भरकर बातें कर सकती थी, ढेरों कहानियां सुना सकती थी। इसी बीच एक दिन अनिंद्यदा पुनः कुशलक्षेम पूछने आ पहुंचे। उन्होंने शीला को पुकारा और मजाक में बोले, क्यों शीलवती, क्या बात है? सुना है तुमने मैक्स साहब को पूरी तरह बंदी बना लिया है। एक जोड़ी उन नीली आंखों को तुम अपनी कजरारी आंखों की ओट से ओझल ही नहीं होने दे रही हो। नीलाद्री फोन पर यही सब कह रहा था। शीला ने कृत्रिम रोष के साथ कहा, अनिंद्यदा, आप भी न जाने कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। नीलाद्री ही तो हैं जो दिन रात उन्हीं के साथ मशगूल रहते हैं। प्रतिदिन उन्हें सैर कराने ले जाते हैं, कभी चिड़ियाघर, कभी अजायब घर, तो कभी कला प्रदर्शनी, पर मुझे क्या कभी साथ लेते हैं? अनिंद्यदा ने चपचप की ध्वनि करते हुए सहानुभूति जताई। आहा, ये तो वास्तव में बड़े अफसोस की बात है। घोर अन्याय है भाई। तुम्हें तो निश्चित रूप से साथ ले जाना चाहिए था। और यह जर्मन पर्यटक भी कैसा है? क्या इसके मन में रंच मात्र भी रस नहीं है? यदि मैं इसकी जगह होता तो तुम्हें बिना लिए घर से बाहर एक पग भी न रखता। उस सुर्ख लाल सेमल के खूल को छोड़कर मैं तो इस कृष्णकली का हाथ थामे विश्व विजय पर निकल पड़ता। शीला ने झिड़कते हुए कहा, रहने दीजिए, आपकी बातें बस मुख तक ही सीमित है। भला आपके पास घर से बाहर निकलने का समय ही कहाँ है? अनिंद्यदा मंद मंद मुस्कुराते हुए नीलाद्री के कक्ष में चले गए। मैक्स को सम्मुख पाकर उन तीनों के बीच अंग्रेजी में गहन विमर्श आरंभ हो गया। दर्शन, विज्ञान, साहित्य और संगीत, जर्मनी ने संसार को क्या कुछ नहीं दिया है। वह कांट और हीगेल की धरा है, गेटे और शिलर की भूमि है, और एंजल्स व आइंस्टीन का देश है।
मैक्स जैसे अपने राष्ट्र का जीवंत प्रतिनिधि बनकर वहां बैठा था। उसे लक्ष्य कर उन दोनों की प्रशंसा और आदर की भावना हिलोरे लेने लगी। शीला द्वार की ओट में खड़ी सब सुन रही थी, पर शब्द उसके सिर के ऊपर से गुजर रहे थे। कुछ नाम उसने पहले अवश्य सुन रखे थे, पर वह केवल नाम मात्र का परिचय था। उसने गौर किया कि मैक्स को भी उन दोनों की सारी बातें समझने में किंचित कठिनाई हो रही थी। मैक्स की जेब में एक नन्ही शब्दकोश थी, जिसमें अंग्रेजी शब्दों के जर्मन अर्थ और जर्मन के अंग्रेजी अर्थ अंकित थे। मैक्स बार बार अपनी जेब से वह डिक्शनरी निकालता, पन्ने पलटता और शब्दों के अर्थ ढूंढता। फिर अपनी समझ पुख्ता होने पर वो बड़े कौतूहल से कहता, ओह, आई सी। कभी कभी उसे किसी शब्द के अर्थ में कोई विनोद मिल जाता तो वो हो करके जोर से हंस पड़ता, पर उसकी वह हंसी बहुत विलंब से आती थी। तब तक अनिंद्यदा और नीलाद्रि तब तक अन्य प्रसंग पर पहुंच चुके होते थे। शीला अपने मुख पर आंचल रखकर वहां से हट गई, पर आज उसे वैसी जोरदार हंसी नहीं आई। उसे तो बेचारे मैक्स के प्रति एक गहरी सहानुभूति का अनुभव हुआ। वह 7 समुद्र और 13 नदियां पार करके यहां आया है, किंतु भाषा की इस ऊंची दीवार को लांघ नहीं पा रहा है। वह भी शीला की भांति ही असहाय था। खिड़की के पास खड़ी होकर शीला गहन चिंतन में डूब गई। उसने सोचा कि भले ही मैक्स अंग्रेजी भाषा में निपुण न हो, पर वो बहुत कुछ जानता है। उसने न जाने कितने देशों का भ्रमण किया है, कितनी विद्याएं अर्जित की हैं। और शीला, उसने तो आज तक कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं सीखा। कक्षा 3 में 2-2 बार विफल होने के कारण उसने अभिमानवश पढ़ाई छोड़ दी और घर पर बैठ गई। सोचा था कि प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करेगी और परीक्षा देगी, पर वह भी संभव न हो सका। उसकी सहेलियां तो जीवन की दौड़ में बहुत आगे निकल गई। विद्यालय की चौखट पार कर वे कॉलेज की दहलीज तक पहुंच गई, पर शीला जहां थी वही रह गई, बल्कि वह तो पिछड़ती ही चली गई। 2-4 दिन संगीत सीखने की चेष्टा की, पर वह भी छोड़ दिया। वादन का भी यही हश्र हुआ। नीलाद्रि अक्सर कहते, तेरा मन एकाग्र नहीं है। शीला लापरवाही से कह देती, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। वो लौट आई अपनी मां के पास, मां के आंचल की छाव में। चाय बनाती, पान सजाती, बिस्तर बिछाती और रसोई के काम में हाथ बंटाती। सब कुछ कितना सहज और शांत चल रहा था। जीवन के सारे अफसोस, सारी अतृप्तियां गृहस्थी के इन छोटे छोटे कामों के नीचे दबी पड़ी थी। किंतु आज अचानक वे सारी भावनाएं द्विगुणित वेग से फूट पड़ी। शीला को बार बार लगने लगा, छी छी छी। उसने ये क्या किया? अपने ही हाथों अपने उन्नति के सारे मार्ग अवरुद्ध कर लिए। न कुछ जाना, न कुछ सीखा, न ही कोई योग्यता अर्जित की। न जाने क्यों अचानक शीला की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सरोजिनी ने आकर पीछे से पुकारा, अरे, यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? क्या आज केश नहीं संवारेगी? शीला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, रुंधे स्वर में बोली, बांध लूंगी मां, तुम जाओ। सरोजिनी ने वात्सल्य भाव से कहा, वे लोग तुझे पुकार रहे हैं। सुना है कि आज वे तुझे साथ लेकर प्रिंसेप्स घाट जाएंगे। जाना, वहां बड़े बड़े जहाज देख कर आना। जल्दी से तैयार हो जा। शीला ने दृढ़ता से सिर हिलाया, नहीं मां, मैं नहीं जाऊंगी। अनिंद्यदा ने भी आकर बहुत अनुन्य विनय की, फ्रॉयलाइन राय, हैर बावर तुम्हें पुकार रहे हैं, उन्हें निराश मत करो, चलो। फ्रॉयलाइन का अर्थ जानती हो? कुमारी, और फ्राउ का अर्थ है विवाह के बाद की अवस्था। हमें तो बस इतना ही जानना पर्याप्त है, अब चलो भी। किंतु शीला अपनी जगह से टस से मस न हुई। उसी रात्रि शीला ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में वह वास्तव में भ्रमण हेतु निकली है। प्रिंसेप्स घाट से एक विशाल जर्मन जहाज अथाह सागर की ओर प्रस्थान कर रहा है। उस विशाल जहाज पर और कोई नहीं है, बस शीला है और एक भीमकाय मयूर, दूध जैसा धवल और श्वेत उसका वर्ण। आह, कितना मनमोहक और कितना अद्भुत! पर क्या कभी मनुष्य के कद जितना बड़ा मयूर होता है? शीला उत्सुकता वश और समीप गई और उसने देखा, ओह, ये तो मयूर नहीं है, ये तो नहीं नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे अभी घर जाना है। छी छी छी, सब क्या सोचेंगे? किंतु कोई कुछ भी सोचे, वो जहाज अब नहीं लौटा। बहते बहते वह बीच समंदर में जा पहुंचा। वहां से और दूर
और भी बहुत दूर। और क्या नीली थी उस सागर की जलराशि। इस नीलिमा का आभास तो उन दो आंखों ने पहले ही दे दिया था। तभी वह नीला समंदर अचानक फैनिल हो उठा। आकाश में प्रलयंकारी झंझावात के संकेत दिखने लगे। उत्तर की ओर देखो या दक्षिण की ओर, फेन ही फेन है, सर्वत्र प्रलय है। उनका वह जहाज उस उफनते सागर की छाती पर डगमगाने लगा, डोलने लगा। शीला तो भय के मारे संज्ञाहीन होने लगी। क्या वे सब डूब कर मर जाएंगे? किंतु वे दो नीली आंखें उसकी ओर देख देख कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन आंखों में भय का लेश मात्र भी चिन्ह न था। हो भी कैसे? उसे तो तूफानी लहरों के बीच जहाजों पर यात्रा करने का अभ्यास जो था। वह और समीप आया और उसने शीला का हाथ थाम लिया। फिर उसने स्पष्ट बांग्ला में कहा, इतना भय क्यों पा रही हो? मैं हूं ना। छी छी छी, कितनी लज्जा की बात है। यद्यपि वहां देखने वाला कोई तीसरा न था, पर वे दोनों तो एक दूसरे को देख रहे थे। मां की पुकार से शीला की निद्रा भंग हुई। सरोजनी ने झिड़का, अरे शाम से ही क्या कुंभकर्णी नींद सो रही है? शीला ने आंखें मलते हुए कहा, मां, मैं स्वप्न में सिनेमा की एक लंबी कहानी देख रही थी। सिनेमा की कहानी ही तो थी। नीलाद्री के साथ कुछ महीने पहले जो अंग्रेजी फिल्म देखने शीला गई थी, उसमें भी ऐसा ही जहाज था। सागर था और भीषण तूफान था। उस तूफान के झोंकों में नायिका और नायक का छी छी छी। पूरी सुबह शीला मैक्स की आंखों में आंखें डालकर न देख सकी। प्रतिदिन की भांति उसने उसे चाय दी, जलपान दिया, पर नजरों से नजरें न मिला सकी। मैक्स किंतु पहले की भांति ही उसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था और टूटी फूटी बातें कर रहा था। वास्तव में ये कितनी बड़ी सुविधा है। एक व्यक्ति का स्वप्न दूसरा नहीं देख सकता, एक के अंतर्मन के रहस्यों को दूसरा सोच भी नहीं सकता। किंतु शीला अधिक देर तक मैक्स से बच न सकी। नीलाद्री ने ही सारा खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने पुकार कर कहा, शीला, आज तुझे मैक्स के साथ खेलना होगा। शीला ने प्रतिवाद किया, मैं नहीं कर पाऊंगी नीलाद्री। भला तुम क्या करोगे? नीलाद्री ने समझाया, परसों मेरा रेडियो प्रोग्राम है। इन 2 दिनों में मुझे घोर रियाज करना होगा। क्यों रे? मैक्स से बात करने में तुझे इतना डर क्यों लगता है? टूटी फूटी अंग्रेजी ही बोल लेना। अंग्रेजी मैक्स के लिए भी पराई भाषा है और हमारे लिए भी। व्याकरण और ग्रामर की इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीला ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, मुझसे नहीं होगा नीलाद्री। तुम लोग तो विद्वान हो, शुद्ध ग्रामर भी बोल सकते हो और जानबूझकर गलत भी, पर मेरे तो शब्द ही कंठ में अटक जाते हैं। नीलाद्री ने हंसकर कहा, तो फिर बांग्ला में ही बात करना। तेरी बातें सुनना उसे बहुत प्रिय है। शीला लज्जा से सिमटकर बोली, हटिए भी। नीलाद्री ने गंभीरता से कहा, सच कह रहा हूं। तो जब बोलती है वो बड़े चाव से कान लगाकर सुनता है। अर्थ से क्या लेना देना? उसे तेरी आवाज की ध्वनि बहुत सुरीली लगती है। उस दिन वह कह रहा था कि तेरी आवाज मेरे इस सितार की भांति ही मधुर है। इसे ही भाग्य कहते हैं। मैंने 12 वर्षों तक उस्ताद के घर की खाक छानी, 2-2 वक्त रियाज किया, तब जाकर कहीं ये सुर सध पाए। और तूने तो बिना किसी शिक्षा के अपनी नैसर्गिक कुशलता से। शीला ने बीच में ही टोक दिया, क्या कह रहे हो नीलाद्री? केवल मेरी बातें ही क्यों, तुम्हारी बातें, मां की बातें, वह सबकी बातें बड़े विस्मय से सुनते हैं। परदेसी है ना, उनके कानों को ये बांग्ला भाषा ही अत्यंत मधुर लगती है। नीलाद्री ने उसी क्षण सितार के तारों को छेड़ा और गुनगुनाया, आमरी बांग्ला भाषा, मोदे गरब, मोदे राशा, हमारी बांग्ला भाषा, हमारा गर्व, हमारी आशा। शीला किंचित मुस्कुराकर कक्ष से बाहर चली गई, पर अगले ही पल पुनः लौट आई। नीलाद्री सितार के तार मिला रहे थे। बिना सिर उठाए ही बोले, क्या बात है रे? शीला ने अपनी बसंती रंग की साड़ी के आंचल को अपनी चंपा की कली जैसी अंगुलियों में लपेटते हुए बड़े संकोच से कहा, नीलाद्री, एक बात कहूं, क्या तुम मेरी बात मानोगे? कहना, क्या भ्रमण पर जाना है या सिनेमा? शीला ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, वे सब नहीं। क्या तुम मुझे फिर से सिखाओगे नीलाद्री? क्या सिखाओ? वही, तुम्हारा वह सितार। नीलाद्री ने उसके मुख की ओर देखा और मुस्कुराए। अचानक ये सुनती, अच्छा अच्छा, सिखाऊंगा।
शीला अब सामने से हटकर नीलाद्री के पीछे चली गई, फिर अपने भाई की पीठ पर अपना कपोल टिकाकर बोली, और एक बात, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूं। क्या मुझे कुछ पुस्तकें खरीद दोगे नीलाद्री? बस 3-4 पुस्तकें दिला दोगे तो काम चल जाएगा। नीलाद्री ने अपनी उंगली में मिजराब पहनते हुए हर्षित होकर कहा, अच्छा अच्छा, यदि तू वास्तव में फिर से पढ़ना शुरू कर रही है तो 3-4 पुस्तकें क्या, मैं पूरा का पूरा कॉलेज स्ट्रीट यही उठा लाऊंगा। शीला जैसे ही बाहर निकली, नीलाद्री ने द्वार की सांकल चढ़ाई और पूरे वेग के साथ सितार बजाना आरंभ कर दिया। दोपहर के भोजन के उपरांत एकांत में बैठे मैक्स ने आज स्वयं ही आगे बढ़कर शीला को पुकार लिया। कम, नो हार्म, नो शेम, प्ले एंड बी हैप्पी। कैरम बोर्ड की ओर अपनी लंबी उंगली से संकेत करते हुए मैक्स ने अपने मुख की भंगिमा से एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह खींच दिया। प्रारंभ में सरोजनी ने कुछ क्षण बैठकर उनके खेल को निहारा। मैक्स ने संकेतों के माध्यम से उन्हें भी खेलने हेतु आमंत्रित किया। सरोजनी ने हंसकर उत्तर दिया, नहीं बापू, मुझे ये खेल नहीं आता। ताश की बाजी होती तो एक बार देख भी लेती, तुम दोनों खेलो, मैं जरा गड़िए नहीं। सरोजनी वहां से चली गई। मैक्स बड़े विस्मय से उन बांग्ला शब्दों को सुनता रहा। वो मुस्कुराया और फिर उन अंतिम 2 शब्दों को अपनी विशिष्ट विदेशी शैली में उच्चारित किया, गड़िएनी। अंत में खिलखिलाकर बोला, वेल शीला, विल यू बी माई इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर शब्द का कोई अन्य अर्थ या अनिष्ट की आशंका कर शीला तुरंत बोल उठी, नो नो नो। मैक्स उसकी उस रक्षात्मक मुद्रा को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया और बोला, यू हैव लर्न्ड ओनली नो 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 एंड आई हैव लर्न्ड यस यस यस। वेरी गुड, लेट अस बिगिन। खेल आरंभ हुआ। कैरम बोर्ड की लकड़ी पर उन गोटियों की टप टप ध्वनि गूंजने लगी। उस कक्ष में सितार पर देश राग का रियाज चल रहा है और इस कक्ष में शीला एक विदेशी के साथ कैरम खेल रही है। यह भी एक प्रकार का वादन ही तो है, जो सितार की झंकार से रत्ती भर भी कम मधुर नहीं। खेल में अधिकांशतः मैक्स की ही विजय होती। उसके सटीक प्रहारों से गोटियां सीधे पॉकेट में जाकर गिरती। शीला खेलेगी क्या, वो तो बीच बीच में अचंभित होकर मैक्स के मुख की ओर ही निहारती रह जाती। उसे लगता कि इससे बड़ा विस्मय और इससे बड़ा रहस्य भला संसार में और क्या हो सकता है। कहाँ सुदूर देश का कोई अनजान मनुष्य। शीला न उस देश की भाषा जानती है, न इतिहास, न भूगोल, वो तो कुछ भी नहीं जानती। और आज उसी अपरिचित लोक के एक रूपवान मनुष्य के साथ शीला अपने ही घर में बैठकर कैरम खेल रही है। क्या 6 दिनों के बाद कोई इस सत्य पर विश्वास करेगा? इस मनुष्य के विषय में भी वह आखिर क्या जानती है? बस उतना ही जितना उसने नीलाद्री से सुना है कि वह पश्चिम जर्मनी के किसी नगर में रहता है। उस नगर के नाम का उच्चारण तो स्वयं नीलाद्री भी ठीक से नहीं कर पाते, फिर शीला की तो बिसात ही क्या। वहां उसके पिता है, माता है और भाई है। नहीं, उसकी पत्नी नहीं है, क्योंकि वे लोग इतनी कम आयु में विवाह नहीं करते। उसके पिता का कोई छोटा मोटा व्यवसाय है और वह स्वयं तकनीकी स्कूल में पढ़ता है, किंतु पढ़ाई लिखाई में उसका मन तनिक भी नहीं रमता। इस एक बात में तो शीला और मैक्स के बीच गजब की समानता है। वो अपनी आंखों से इस पूरी वसुधा को देखना चाहता है। यदि शीला के पास सामर्थ्य होता तो वह भी यही चाहती। वह भी इसी प्रकार स्वच्छंद होकर संपूर्ण धरा पर विचरण करती। मैक्स के विषय में शीला इससे अधिक कुछ नहीं जानती, किंतु उसे लगता है कि इतना जानना भी जैसे पर्याप्त से अधिक है। यदि वह इतना भी न जानती तो भी मैक्स उसे उतना ही अपना प्रतीत होता जितना आज हो रहा है। मित्रता में कोई बाधा न आती। मित्र इस शब्द का मन ही मन उच्चारण करते हुए भी उसे लज्जा का अनुभव होता है। क्या वो उसकी सखी बनने के योग्य है? शीला, जो तीसरी कक्षा से ऊपर कभी बढ़ ही नहीं सकी, जिसने आज तक कोई विशेष गुण या योग्यता अर्जित ही नहीं की, किंतु मैक्स के निहारने का वह ढंग, शीला के साथ मेलजोल की उसकी वह तीव्र इच्छा, इन सबको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उसे शीला की योग्यताओं या गुणों की कोई चिंता है। वह तो शीला को देख लेने मात्र से प्रसन्न है। उसकी बातें सुन लेने मात्र से उसे असीम आनंद प्राप्त होता है। केवल देखने योग्य होना और सुनने योग्य बातें करना, जो ये कहे कि तुम्हें इससे अधिक कुछ और होने की आवश्यकता नहीं है, उससे बड़ा अपना भला संसार में और कौन हो सकता है। किंतु नहीं,
भले ही कोई दूसरा न चाहे, पर क्या शीला का स्वयं का मन संतुष्ट रह सकता है? क्या उसकी ये इच्छा नहीं होती कि वह और अधिक जाने और अधिक सीखे और अधिक योग्य बने? जैसे उसे सजने संवरने की साध होती है, सुंदर साड़ी पहनने की, आभूषण धारण करने की, कलात्मक ढंग से केश विन्यास करने की और आंखों में काजल लगाने की इच्छा होती है, वैसी ही इच्छा उसे स्वयं को और अधिक योग्य बनाने की भी होती है। और इस संसार में योग्यता का अर्थ तो पढ़ाई लिखाई ही माना जाता है। सब तो यही कहते हैं। गुण का अर्थ तो गाना बजाना ही समझा जाता है। काश उसे ऐसा कोई वरदान प्राप्त हो जाता जिससे संसार की समस्त पुस्तकें मात्र एक रात्रि में उसे कंठस्थ हो जाती। ऐसा कोई वरदान प्राप्त हो जाता कि समस्त राग रागिनियां उसके कंठ में अपना बसेरा बना लेती और नीलाद्री की भांति उसकी अंगुलियों के स्पर्श मात्र से सितार के तार झंकृत हो उठते। काश ऐसा हो पाता। शीला को खेल में पराजित करके मैक्स हो करके जोर से हंस पड़ा। यू नो नथिंग, यू नो नथिंग। सहसा मैक्स को कुछ स्मरण हो आया। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्दों के महासागर में जैसे वो गोते खाने लगा। फिर उस अथाह जलराशि में लाइफ बोट की भांति वो शब्दकोश बाहर निकला। मैक्स अचानक उछल पड़ा। यस, जोक, जस्ट द शब्द। जोक, ओनली जोकिंग, डोंट बी सॉरी। आर यू? क्या शीला दुखी होगी? मैक्स के उस शब्द ढूंढने के अनूठे ढंग को देखकर उसकी हंसी का सिंधु फिर से उफन पड़ा। शीला फर्श पर जैसे लोटपोट होने लगी। खिल खिल खिल, कुल कुल कुल, जैसे किसी प्रपात की जलधारा चट्टानों से गिर रही हो। मैक्स भी मंद मंद मुस्कुराने लगा। आई सी, नो साइन ऑफ सॉरो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। वहां से निकलकर शीला गुनगुनाने लगी। जर्मनी, जर्मनी। मैक्स भारत के विषय में बहुत कुछ जानता है, पर शीला, वो तो कुछ भी नहीं जानती। यदि उसे ज्ञात होता तो वो उन विषयों पर मैक्स के साथ गहन चर्चा कर सकती थी। अब उसके मन में कोई भय नहीं है। यस नो वेरी गुड जैसे शब्दों के सहारे वह भी अपनी बात चला सकती है। किसी देश को एक तो आंखों से देखकर जाना जा सकता है और दूसरा पुस्तकों के माध्यम से। इस क्षण मैक्स के देश को साक्षात देखने का तो कोई मार्ग नहीं है। अतः अब शीला को पुस्तकों की ही शरण लेनी होगी। कोने वाले उस पुराने कक्ष में ठाकुर जी के जमाने की पुस्तकों का ढेर लगा है। शीला ने आज चुपके से वहां प्रवेश किया और उन पुरानी पोथियों को उलटने पलटने लगी। दीमक और चूहों ने कई पुस्तकों का एक बड़ा हिस्सा उदरस्त कर लिया था और जो शेष थी वे धूल की मोटी परतों से ढकी हुई थी। कानून की शुष्क किताबें, रोम का प्राचीन इतिहास, योगा वाशिष्ठ रामायण और दामोदर ग्रंथावली। वहां जैसे जाति, वर्ण और मर्यादा का सारा भेद मिट गया था और सब एक दूसरे के पार्श्व में मौन पड़ी थी। किंतु शीला जिसकी खोज में थी वो कहाँ है? तभी मां ने द्वार से ही झिड़का। अरे, इस असमय में तू फिर उन पुरानी सड़ीगली चीजों को हाथ लगाने चली आई। आखिर तुझे चाहिए क्या? बोल तो सही। शीला ने झट से अपना मुख दूसरी ओर घुमाया और मरु स्वर में कहा, कुछ नहीं मां। तो फिर बाहर निकला, कहीं कोई जीव जंतु काट न ले। उस दिन मैंने वहीं एक बिच्छू देखा था। विवश होकर शीला वापस लौटी, पर उसके हाथ में अपनी पुरानी स्कूली शिक्षा की वो आदर्श भूपरिचय की पुस्तक थी। कभी अनावश्यक समझकर उसने इसे ताक के सबसे ऊपरी हिस्से पर फेंक दिया था। धूल और मकड़ी के जालों की ओट में ये पुस्तक वर्षों तक उपेक्षित पड़ी रही, किंतु आज शीला के सुकोमल हाथों के स्पर्श ने उस नीरस भूगोल को एक नवीन गौरव प्रदान कर दिया। वो शुष्क विवरण आज काव्यरस की धारा से सिंचित होकर अनमोल हो उठा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर शीला ने बड़ी उत्सुकता से पन्ने पलटे और यूरोप का मानचित्र निकाला। उसकी प्यासी आंखें एक विशिष्ट देश पर जाकर ठहर गई, जर्मनी। क्या उसके उत्तर में लहराते उस नीले सागर में ही वो उसके सपनों का जहाज तैर रहा था? सरोजिनी ने फिर ताकीद दी, क्या अभी तक स्नान नहीं करेगी? बैठी बैठी आखिर क्या पढ़ रही है? कुछ नहीं मां। शीला ने बिजली की गति से उस भूगोल की पुस्तक को अपने आंचल के नीचे छिपा लिया, मानो वह कोई अत्यंत वर्जित और गोपनीय उपन्यास हो। उसे लगा कि यदि वह पूरे जर्मनी देश को ही इसी प्रकार अपने हृदय में छिपाकर रख सके तो शायद उसे चैन मिले। 2 दिन पश्चात अनिंद्यदास समाचार लेने पहुंचे। उन्होंने परिहास में पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा वह जर्मन अतिथि कहीं
पलायन तो नहीं कर गया, या अभी यहीं है? नीलाद्री ने हंसकर उत्तर दिया, पलायन कैसे करेगा? यदि भागता तो क्या मैं उसके जामींदार के रूप में तुम्हें नहीं पकड़ता? अनिंद्य खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ क्षणों के मौन के पश्चात उन्होंने सुझाव दिया, देखो नीलू, तुमने कलकत्ता शहर का कोना कोना तो उसे दिखा दिया है, किंतु यह शहर मात्र इस देश का दर्पण नहीं है। उसे एक बार गांव ले जाओ। आज भी भारत की आत्मा गांवों में ही बसती है। नीलाद्री के स्वर में किंचित विषाद उभरा। किंतु क्या हम वास्तव में आज अपने गांवों पर गर्व कर सकते हैं? क्या वह स्नेह सुनिबिड़ शांति का नीड़ अब कहीं शेष है? वह देश तो अब केवल स्वप्न और स्मृतियों में ही सुरक्षित है। चाय और टोस्ट परोसने के बाद शीला वही स्तंभित खड़ी उनकी चर्चा सुनती रही। अनिंद्य ने चाय का घूंट लिया और बोले, जो भी हो, तुमने कोई कंडक्टेड टूर का जिम्मा तो लिया नहीं है कि तुम उसे केवल श्रेष्ठ वस्तुएं ही दिखाओगे। उसे सब कुछ देखने दो, तभी वह इस देश के विषय में एक वास्तविक और संतुलित धारणा लेकर जा पाएगा। गांव जाने का प्रस्ताव सुनते ही मैक्स उत्साह से उछल पड़ा। उसने दृढ़ता से कहा कि वह निश्चित रूप से जाएगा। भारत आकर यदि गांव नहीं देखे तो फिर देखा ही क्या? यहाँ की प्राचीन सभ्यता तो ग्राम सभ्यता ही है। नीलाद्री के परिवार का पिछले 3 पीढ़ियों से गांव से कोई सीधा संपर्क नहीं रहा था, किंतु वर्धमान जनपद के मदनपुर में पिताजी की एक चचेरी बहन रहती थी, जिनसे आत्मीयता का धागा अभी तक टूटा नहीं था। यदि जाना है तो वही जाना श्रेष्ठ होगा। नीलाद्री ने अनिंद्य से कहा, जब ये कौतूहल तुमने ही जगाया है तो तुम भी साथ चलो। किंतु अनिंद्य के पास समय का अभाव था। ढेरों कार्य थे, अतः उन्होंने असमर्थता जताई। जिसका कोई कार्य नहीं है, जो सरलता से जा सकता है, उसे कोई निमंत्रण नहीं देता। अंततः शीला स्वयं आगे बढ़ी और नीलाद्री के कंधे पर अपना कपोल टिका दिया, जैसे कोई कृष्णसार मृगी किसी देवदारू के वृक्ष को दुलार रही हो। मुझे भी साथ ले चलो न नीलाद्री? नीलाद्री ने संशय से पूछा, तू जाएगी? वहां बड़ा कष्ट होगा बेटी। क्या तू सहन कर पाएगी? तुम जो सहन कर सकोगे मैं भी वही करूंगी। पिताजी, उपेन बाबू ऊपर से उतर आए और उन्होंने तुरंत अवरोध खड़ा किया। नहीं नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब व्यर्थ के चोंचले हैं। वे स्वयं तो घर की देहरी नहीं लांघते थे, और यदि उनकी संतानें बाहर जाना चाहें तो उनका मार्ग भी रोक लेते थे। उनके लिए इस मोहल्ले की परिधि के बाहर की समस्त धरा अगम्य और भयावह थी, सांपों, व्याघ्रों और संकटों से भरी हुई। किंतु सरोजनी शीला की ढाल बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने पति को झिड़का, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्ची एक दिन के लिए जाना चाहती है तो जाने दो ना। वहां विनय बाबू हैं, ठाकुर जी हैं। फिर तुम्हें इतना भय किस बात का है? अनुमति मिलते ही शीला का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसे लगा कि वो वर्धमान के किसी साधारण गांव नहीं जा रही, बल्कि किसी विश्वयात्री के साथ पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल रही है। एक नन्हा सा स्टेशन, जनसमूह की कोई विशेष भीड़ नहीं। प्लेटफॉर्म के बाहर आकर नीलाद्री ने देखा कि मदनपुर जाने के लिए बसें भी उपलब्ध थी और साइकिल रिक्शा भी। वहां से बुआ का घर लगभग 3 मील दूर था। उन्हें लेने हेतु बुआ का बेटा सुरेश्वर भी स्टेशन आया था। किंतु वहीं एक विशाल झपटे हुए बरगद के वृक्ष के नीचे एक बैलगाड़ी खड़ी थी। अभी कुछ देर पहले ही पटसन की गांठें उतारकर गाड़ीवान बड़े इत्मीनान से बीड़ी के कश खींच रहा था। मैक्स ने उसकी ओर संकेत किया और पूछा, व्हाट्स दैट? वो क्या है? नीलाद्री ने विस्तार से समझाया, ये हमारे देश का प्राचीनतम और मूल वाहन है, नितांत मौलिक। मैक्स उत्साह से आगे बढ़ा और उस गाड़ी पर जा बैठा। उसने जिद पकड़ ली कि यदि जाना है तो वो इसी वाहन से जाएगा। बसों का तो उनका अपना व्यवसाय ही था। बसों के प्रति उसमें अब कोई जिज्ञासा शेष न थी। किंतु बैलगाड़ी, जीवन में उसने ये अद्भुत दृश्य पहली बार देखा था। बिना इस पर चढ़े वह टस से मस होने को तैयार न था। नीलाद्री ने विलंब होने की आशंका जताई, शारीरिक कष्ट का भय दिखाया, पर मैक्स को नीचे न उतार सका। मैक्स कहने लगा कि यदि कोई और न आए तो वह अकेला ही जाएगा। गाड़ीवान ने बड़े विनय के साथ कहा, आइए बाबू, तनिक भी कष्ट नहीं होगा। ऊपर छाजन है और नीचे मैं सुकोमल बिछावन बिछा दूंगा। आप निश्चिंत होकर विराजिए। मैक्स को भला एकाकी कैसे छोड़ा जा सकता था?
विवश होकर नीलाद्री और शीला भी उसके पार्श्व में चढ़कर बैठ गए। आसपास के जिज्ञासु किसान और मजदूर वहां एकत्र हो गए। युद्ध के समय उन्होंने एकाध साहब भले ही देखे हों, पर बैलगाड़ी पर सवार साहब का ये कौतुक वे जीवन में प्रथम बार देख रहे थे। साहब ने भी अपनी उन नीली आंखों में उल्लास और जिज्ञासा भरकर उनकी ओर निहारा। धूल भरी कच्ची पगडंडी पर वह बैलगाड़ी कैंचर कैंचर की लयबद्ध ध्वनि करती हुई मंद गति से बढ़ने लगी। मार्ग के दोनों ओर क्षितिज को छूते हुए विशाल खेत थे, जो सुनहरी धूप में नहाए हुए थे। नीले अंबर के नीचे बीच बीच में सुर्ख लाल कृष्णचूड़ा के पुष्प अपनी आभा बिखेर रहे थे। नीलाद्री ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा और व्यंग्य से हंसते हुए बोला, ईश, देखो हम कितनी तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। ये हमारे राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है। किंतु शीला के विचार कहीं और ही थे। उसे अपने उस सपनों के जहाज का स्मरण हो आया। वो सपनों का विशाल जहाज आज इस बैलगाड़ी के रूप में सिमट गया था, और वो उफनता नीला सागर आज इस रिक्त और सूखे मैदान में परिवर्तित हो गया था। आश्चर्य, फिर भी स्वप्न सफल था। इतना पूर्ण रूप से भला कोई स्वप्न साकार होता है। बहुत समय पूर्व अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ की हुई एक कविता की पंक्तियां शीला के अधरों पर अनायास ही थिरक उठीं। नीले सागर के आंचल में श्यामल वह प्रवाल, पर्वत की चोटियों पर बसे सागर विहंगों के नीड, नारियल के झुरमुटों में केवल झंझा का स्वर। मैक्स बड़े चाव से कान लगाकर सुन रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, वेरी स्वीट, डोंट स्टॉप, गो ऑन। बहुत मधुर, रुको मत, गाती रहो। नीलाद्री ने परिहास किया, अरे शीला, इस तपती दोपहरी में उजाड़ मैदानों के बीच से गुजरते हुए अचानक तुझे सागर के द्वीपों की याद कैसे आ गई? शीला ने अपनी पलकें झुका ली और बस इतना ही कहा, बस यूं ही नीलाद्री। नीलाद्री ने मैक्स की ओर मुखातिब होकर गर्व से कहा, दिस इज फ्रॉम आवर टैगोर्स। ये हमारे टैगोर की रचना है। और फिर उन पंक्तियों का भावपूर्ण अनुवाद कर उसे सुनाया। वापसी की राह में शीला और उसके साथियों ने बैलगाड़ी का सहारा नहीं लिया, बल्कि बस द्वारा स्टेशन तक पहुंचे। किंतु जिस ग्राम में वे मात्र एक दिन रुकने का विचार लेकर आए थे, वहां उन्होंने पूरे 3 दिन व्यतीत कर दिए। मैक्स तो जैसे अपने घर-बार और विश्व भ्रमण की समस्त स्मृतियां ही विस्मृत कर बैठा था। उन 3 दिनों तक वह गांव के बालकों के साथ पूर्णतः रच बस गया। कभी पोखर के शीतल जल में जी भरकर तैरता, तो कभी अमरूद के वृक्ष की ऊंची शाखाओं पर चढ़ जाता। एक बार तो डाल टूटने से वो गिरते गिरते बचा। उसने प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए और अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु 10 मील दूर स्थित उस 25 वर्ष पुरानी मस्जिद को देखने के लिए साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ा। उन्हीं दिनों के बीच एक दिन होली का पावन पर्व आ पड़ा। बुआ के बच्चे प्रारंभ में तो भयवश उस विदेशी के समीप जाने का साहस नहीं जुटा पाए, पर जैसे ही मैक्स ने किंचित संकेत किया, सब उमंग से भर उठे और उसे रंगों से सराबोर कर दिया। अबीर के गुलाल में नहाकर वो धवलगिरी सा मैक्स अब प्रवालगिरी के समान दीप्तिमान हो उठा था। चचेरे भाई बहनों की उस टोली की दलनेत्री स्वयं शीला ही थी। गांव की वधुओं ने भी अपनी लाज की घूंघट को किंचित सरकाकर साहब के इस रंग क्रीड़ा के कौतुक को निहारा। गांव के नवयुवकों ने भी अपने इस विदेशी अतिथि के सत्कार हेतु अपनी समस्त सांस्कृतिक निधियां लाकर बिछा दी। एक दिन उन्होंने संथालों का नृत्य दिखाया, दूसरे दिन कीर्तन की रसधारा बही और अंतिम दिन सुभद्राहरण नामक यात्राभिनय का आयोजन हुआ। विदा लेते समय मैक्स ने भावुक होकर कहा कि ऐसे सुंदर ग्राम और ऐसे निष्कपट अद्भुत मनुष्य उसने संसार में कहीं नहीं देखे। ग्रामवासियों ने भी चकित होकर कहा कि साहबों का स्वभाव भी इतना मधुर और आत्मीय हो सकता है, ये उन्हें ज्ञात न था। भाषा की दीवार थी, आचरण में भिन्नता थी, फिर भी मैक्स के घुलने मिलने में कोई अवरोध न था। सच तो यह है कि उन ग्रामीणों को मैक्स की तुलना में नीलाद्री ही अधिक पराया और कलकत्ता का खूल बाबू प्रतीत हो रहा था। लौटते समय बस और रेल की यात्रा में वे तीनों अनर्गल बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच में नीलाद्री विराजमान थे, दाहिनी ओर मैक्स और बाईं ओर शीला। नीलाद्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैक्स तो हमारे देश की किसी भी बात की निंदा नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि यहां सब कुछ श्रेष्ठ है, सब कुछ सुंदर है। शीला ने संशय प्रकट किया, तब तो ये निश्चित रूप से उनके मन की बात नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र में जहां कुछ प्रशंसनीय वस्तुएं होती हैं, वही कुछ दोष भी होते हैं।
नीलाद्री, तुम इनसे पूछो ना कि वास्तव में हमारे देश की कौन सी बातें इन्हें अप्रिय लगी। नीलाद्री ने परिहास किया। अरे, तू स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेती? अच्छा, मैं तेरे दुभाषिए का कार्य कर देता हूं, पर इसके लिए मुझे पारितोषिक देना होगा। शीला ने चहक कर कहा, अवश्य दूंगी। नीलाद्री ने कुछ क्षण मैक्स से अंग्रेजी में वार्तालाप किया और फिर शीला को उसका अनुवाद सुनाया। मैंने इससे कहा, हे विदेशी, शीला देवी तुमसे ये प्रश्न कर रही हैं कि क्या इस राष्ट्र की कोई त्रुटि तुम्हारी आंखों में नहीं खटकी? यहां की नारियों के श्यामल वर्ण, कजरारे नेत्र और काले केश तुम्हें नवीन होने के कारण भले ही प्रिय लग रहे हों, पर यहां का काला बाजार, अंधकार के समान काली कुरीतियां, निर्धनता, निरक्षरता और पगपग पर व्याप्त अव्यवस्था क्या तुमने नहीं देखी? नगरों की वे मलिन सड़कें और बस्तियों का वो नारकीय जीवन तो तुमने देखा ही है। गांवों के वे कीचड़ भरे गड्ढों और सड़ांध मारते पोखरों के साथ दीन दरिद्रों की जीवनचर्या भी तुम देख चुके हो। हम चाहते हैं कि तुम निष्कपट होकर हमारे सम्मुख इस चांद के दूसरे पक्ष की निर्भीक आलोचना करो। शीला ने उत्सुकता से पूछा, उन्होंने क्या उत्तर दिया? नीलाद्री ने हंसते हुए कहा, उत्तर क्या देता बेचारा। अंग्रेजी भाषा ने उसे बड़ी विषम स्थिति में डाल दिया है। मैक्स भले ही हिटलर के समान एक के बाद एक राष्ट्रों पर विजय प्राप्त कर ले, पर इस विदेशी भाषा का पाणी ग्रहण करना उसके लिए सरल नहीं है। फिर भी हमारे विदेशी मित्र ने एक संतुलित उत्तर दिया है। उसका कहना है कि 2 दिनों के संक्षिप्त प्रवास में वह हमारे देश को किसी आलोचक की सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देख पाया। वह न तो कोई समाज सुधारक है और न ही राजनेता, वो तो एक साधारण पर्यटक है। उसने हमारे देश को विहंगम दृष्टि से देखा है और कदाचित एक कलाकार की दृष्टि से। जानती है शीला, मुझे कभी कभी लगता है कि हमारा ये पर्यटक मैक्स भी एक प्रकार का कलाकार ही है। ये संपूर्ण पृथ्वी उसके लिए उसका सितार और उसकी ये 2 मुग्ध आंखें उस सितार को बजाने वाली अंगुलियां है। मैक्स अपनी यात्रा के संस्मरण सुनाता रहा। उसने न जाने कितने देशों के भ्रमण के अनूठे अनुभव साझा किए। पूर्वी जर्मनी के अतिरिक्त आसपास के लगभग सभी देशों की उसने साइकिल पर यात्रा की थी। वो मीलों पैदल चला था। पूर्वी जर्मनी की स्मृतियां उसके हृदय में एक गुप्त टीस और पीड़ा के समान बसी थी। इस दृष्टि से हमारे बंगाल और उनके अभागे देश में एक विचित्र समानता है। दोनों ही राष्ट्र पूरब और पश्चिम में द्विविभाजित है। मैक्स किसी धनाढ्य परिवार का पुत्र नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति मध्यम वर्गीय ही है। इसीलिए वह भारत प्लेन से नहीं आ सका, बल्कि स्टीमर और रेलगाड़ियों के माध्यम से हर देश की जल और मिट्टी को स्पर्श करता हुआ यहां तक पहुंचा है। मार्ग में आपदाएं भी कम नहीं आई, पर जो संकटों से भयभीत हो जाए वो भला खाक छानने घर से बाहर कैसे निकल सकता है। उसने बताया कि एक बार सुदूर पूर्व के एक होटल स्वामी की सुपुत्री ने उसे भीषण संकट में डाल दिया था। मैक्स के मुख से किसी अन्य देश की कन्या का नाम सुनते ही शीला के हृदय में ईर्ष्या की एक सूक्ष्म सुई सी चुभ गई। उसने अधीर होकर पूछा, उसने उसे किस प्रकार के संकट में डाला था नीलाद्री? नीलाद्री ने मैक्स से पूरा वृत्तांत सुनकर खिलखिलाते हुए कहा, उसने इसके पैसे चुरा लिए थे। शीला ने चैन की सांस ली और बोली, छी छी छी, क्या लड़कियां भी कभी चोर होती हैं? नीलाद्री ने ठहाका लगाया। मैक्स कह रहा है कि अवश्य होती है। नीलाद्री वास्तव में बड़े अशिष्ट है। शीला ने झेंप कर खिड़की की ओर मुख कर लिया और बाहर की सघन हरियाली में अपनी आंखें डुबो दी। घर की देहरी पर पांव रखते ही उपेन बाबू ने सबको एक साथ आड़े हाथों लिया और जमकर अपनी भड़ास निकाली। ये भला कैसी बेहुदगी है? 1 दिन की बात कहकर गए थे और 3 दिन बाहर बिताकर आ रहे हो। क्या तुम लोगों के लिए घर पर किसी को चिंता नहीं होती? उनके लिए क्या कोई सोचने वाला नहीं है? दुश्चिंता के मारे न जाने कितनी रातों से वे सोए नहीं थे। नीलाद्री ने अपनी माताजी के कान में धीरे से फुसफुसाकर पूछा, मां, दिन में या रात में? किंतु इसी बीच एक और समाचार प्रतीक्षा कर रहा था। सरोजिनी ने एक एयरमेल का लिफाफा मैक्स के हाथों में थमाया। जर्मन दूतावास से यह पत्र भेजा गया था, जो पिछले 2 दिनों से यहां पड़ा हुआ था। पत्र पढ़ते ही मैक्स का प्रफुल्लित मुख गंभीर हो गया। नीलाद्री ने चिंता के स्वर में पूछा, क्या बात है मैक्स? क्या समाचार है? समाचार सुखद न था। जर्मनी में उनके व्यवसाय में भारी घाटा हुआ था।
मैक्स के पिता अब उसे और अधिक धन नहीं भेज सकेंगे। उन्होंने आदेश दिया था कि वो अविलंब स्वदेश लौट आए। यद्यपि मैक्स केवल पिता के धन के भरोसे ही यात्रा पर नहीं निकला था, फिर भी पिता का संकट अब उसका अपना संकट बन गया था। मैक्स कल ही यहां से प्रस्थान कर जाएगा। यदि प्रातःकाल संभव ना हुआ तो कल संध्या की बॉम्बे मेल उसे हर हाल में पकड़नी ही होगी। शीला जैसे जड़वत खड़ी रह गई। ये क्या, इतना अचानक, इतनी शीघ्रता। इस क्षण वह पूरी तरह विस्मृत कर बैठी कि मैक्स का यहां आगमन भी कितना आकस्मिक था। किंतु इस घटनाचक्र पर शीला को प्रचंड क्रोध आने लगा। एक अबोध अभिमान के साथ वह मन ही मन कहने लगी, यदि मुझे तनिक भी आभास होता कि ऐसा अनर्थ होने वाला है तो मैं कदापि भ्रमण पर न जाती। मैक्स ने अपना सामान समेटते हुए अगले दिन सबको बताया कि जब वह निकला था तो उसने सोचा था कि मात्र 3 दिनों में कलकत्ता का भ्रमण पूर्ण कर वह विदा ले लेगा। किंतु उन 3 दिनों के स्थान पर 3 सप्ताह से अधिक बीत गए और वह यहां से जा न सका। यह समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया उसे आभास तक न हुआ। यदि समय अनुकूल होता तो वह और 3 मास इस नगर में निवास करता। सच तो यह है कि यदि वह यहां 3 वर्ष भी रह जाता तो भी उसकी तृप्ति न होती। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, मैक्स का स्वर और भी अधिक करुणापूर्ण होता गया। अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में वह नीलाद्री और सरोजनी से कहने लगा कि अपने इस पथिक जीवन में उसे यहां जो आत्मीयता प्राप्त हुई है वह संसार में और कहीं उसके भाग्य में नहीं बदी थी। यहां आकर वह अपना पैतृक गृह भूल गया था। यहां उसे वास्तव में अपना वह घर पुनः मिल गया था जिसे वह पीछे छोड़ आया था। ऐसा लाड़ प्यार, ऐसा सत्कार, ऐसी सेवा और ऐसा निश्चल स्नेह उसे अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हुआ। नीलाद्री मैक्स के उन भावुक शब्दों का अपनी मां के लिए अनुवाद करता रहा। सरोजनी की आंखें सजल होठिन अश्रुओं की एक पतली धार पलकों के कोरों पर ठहर गई। नीलाद्री ने कहा, मां, तुम भी तो कुछ कहो। सरोजनी ने रुंधे गले से उत्तर दिया, मैं और क्या कहूं बेटा, तू बस उससे इतना कह दे कि मैं उसके लिए कुछ विशेष न कर सकी। मेरी सामर्थ्य ही कितनी थी। वो अपनी जन्नी के पास लौट रहा है, यही मेरा संतोष है। उसे कह कि मैं यहां उसकी मां बनकर आज अश्रु बहा रही हूं और वहां उसकी वह मां उसके लिए दिन गिन रही होगी। इन मर्मस्पर्शी शब्दों के उत्तर में मैक्स किंचित झुका और उसने सरोजनी के चरण स्पर्श कर उन्हें सादर प्रणाम किया। श्रद्धा व्यक्त करने की ये भारतीय पद्धति मैक्स ने इन दिनों में सूक्ष्मता से सीख ली थी। नीलाद्री के साथ पते का आदान प्रदान करने के पश्चात अचानक मैक्स का ध्यान गया कि शीला वहां नहीं है। वो कब चुपचाप उठकर अपने कक्ष में चली गई, किसी को पता न चला। मैक्स उससे विदा लेने पहुंचा। शीला ने अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया था और खिड़की की उन लोहे की सलाखों को थामे जड़वत खड़ी थी। यद्यपि पड़ोस की उस पुरानी प्रलयंकारी दीवार के अतिरिक्त बाहर देखने योग्य कुछ भी न था। मैक्स उसके द्वार पर जाकर मौन खड़ा हो गया। आज उसका दुभाषिया नीलाद्री उसके साथ न था। कुछ क्षण स्तब्ध खड़े रहने के पश्चात मैक्स के अधरों पर एक मंद मुस्कान उभरी और उसने मृदु कोमल स्वर में पुकारा, नाउ मिस नोनोनो। शीला चौंक कर पीछे मुड़ी। उसके मुख पर हंसी का लेशमात्र भी चिन्ह न था। किंतु मैक्स के मुख पर वह चिरपरिचित मुस्कान देखकर उसे लगा कि ये कितने निष्ठुर हैं, ये लोग कितने पाषाण हृदय हैं। जर्मन जाति तो अभी कल तक फांसीवादी थी। युगों युगों से योद्धाओं की जाति रही है। निष्ठुरता तो इनके रक्त में होगी ही। मैक्स उसी मधुर हंसी के साथ कहता रहा, मिस नोनोनो, आज तुम क्या कहोगी? कृपया कुछ तो कहो। मुझे आशा है कि आज तुम कम से कम यस कहोगी। यदि 3 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो कहो। शीला ने क्रोध और पीड़ा में अपना मुख पुनः फेर लिया। आज भी ठिठोली। वो भले ही अंग्रेजी न बोल पाती हो, पर व्यंग्य और उपहास समझने की शक्ति तो ईश्वर ने उसे दी है। कितने निष्ठुर हैं ये, कितने निष्ठुर। मैक्स कुछ देर और वही द्वार पर मौन खड़ा रहा। फिर अत्यंत धीमे कदमों से वो कक्ष के भीतर प्रविष्ट हुआ। शीला पुनः मुड़कर खड़ी हो गई। किसी विदेशी के कंठ से एक भिन्न और अनूठे उच्चारण में अपना नाम शीला ने जीवन में प्रथम बार सुना था। किंतु इस आत्मीय पुकार पर भी उसने कोई उत्तर न दिया। बस 2 सजल काली आंखें और 2 नीली डबडबाई आंखें एक दूसरे को निहारती रहीं। कुछ पल बीतने के पश्चात मैक्स ने पुनः कहा,
शीला, मैं इस विदेशी भाषा में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। यह भाषा मेरी शत्रु बन गई है। कृपया मुझे मेरी मातृभाषा में अपनी बात कहने की अनुमति दो। इसके उपरांत मैक्स अपनी मूल जर्मन भाषा में एक ही लय में बोलता चला गया। वो गद्य था या उनकी भाषा की कोई श्रेष्ठ कविता, शीला न समझ सकी। वे उसके अपने अंतर्मन के शब्द थे या किसी महान कवि की रचना, शीला न जान सकी। वो मात्र औपचारिक शिष्टाचार था या कोई अत्यंत सघन, अग्नि के समान दाहक और विद्युत के समान तीव्र प्रणय भाषण, शीला कुछ भी आत्मसात न कर सकी। शीला को रह रहकर यह प्रतीत होने लगा कि यदि वो वर्षों के कठिन परिश्रम के पश्चात किसी दिन जर्मन भाषा सीख भी ले, तो क्या वो एक बार सुने गए उन दिव्य और मधुर शब्दों को पुनः खोज पाएगी? नहीं, वो कदापि न पा सकेगी। एक दुर्बोध भाषा की ओट में आज जो प्रेम संभाषण रचा गया, वो विस्मृति के अथाह सागर में सदास्ता के लिए विलीन हो गया। कुछ क्षणों के बाद मैक्स बाहर निकल आया। उसने हाथ मिलाने की कोई चेष्टा नहीं की। उसने उसे शब्दों से स्पर्श किया था, काव्य से छुआ था और अंतरात्मा से स्पर्श किया था। अब हाथों के भौतिक स्पर्श की उसे कोई आवश्यकता शेष न थी। द्वार पर टैक्सी ने आकर हर्न बजाना आरंभ कर दिया। मैक्स के विदा होने का क्षण निकट आ गया था। सरोजनी जब शीला को पुकारने के लिए उसके कक्ष की ओर बढ़ी, तो द्वार पर ही उनके पांव जैसे जड़ हो गए। उन्होंने देखा, उनकी बेटी अपने बिछावन पर औंधे मुंह गिरी पड़ी है और ठीक उसी प्रथम दिन की भांति उसकी सुकुमार देह रह रहकर सिसकियों के तीव्र आवेग से कांप रही है। ये कंपन किस वेदना का प्रतीक है, इसे अब और अधिक परखने या समझने की उन्हें कोई आवश्यकता अनुभव न हुई। मैक्स को हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन में ससम्मान बैठाकर नीलाद्री जब घर लौटा, तो वह सीधा अपने कक्ष में गया और अपना सितार लेकर बैठ गया। सरोजनी उसके समीप आकर खड़ी हो गई। कुछ क्षणों के भारी मौन के पश्चात उन्होंने दबी आवाज में कहा, बेटी न तो अभी तक उठी है और न ही उसने अन्न का एक दाना ग्रहण किया है। वह उसी अवस्था में जड़वत पड़ी है। नीलाद्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस एक मध्यम मुस्कान के साथ सितार के तारों पर अपनी अंगुलियां रख दी। सरोजनी ने अपने माथे पर बल डालते हुए उद्विग्न स्वर में उल्हाना दिया, तुम मुस्कुरा रहे हो, किंतु सच तो यह है कि तुम ही इस सारे अनर्थ की जड़ हो। तुमने ही प्रारंभ से मजाक कर करके ये स्वांग रचा था। अब बताओ, इस बच्ची को लेकर मैं क्या करूं? नीलाद्री ने अपनी मां की ओर अपनी वे दो अत्यंत शांत और स्थिर आंखें उठाई। फिर बड़ी कोमलता और स्निग्धता के साथ आश्वासन भरे स्वर में बोला, मां, तुम व्यर्थ चिंता न करो। 2 दिनों में सब कुछ पूर्ववत हो जाएगा। जीवन में इससे भी बड़ी बड़ी बातों को हम सहज ही विस्मृत कर देते हैं। किंतु अपने अंतर्मन में एक गहरी निश्वास को दबाते हुए उसने स्वयं से कहा, जीवन में इससे भी बड़ी बड़ी पीड़ाओं को सहते हुए हमें उन्हें भुलाने का नाटक तो करना ही पड़ता है। सरोजनी ने और कोई तर्क नहीं किया और मौन भाव से कक्ष से बाहर निकल आई। बाहर निकलते समय उन्होंने द्वार के दोनों पाटों को अत्यंत निशब्दता के साथ सटा दिया। कुछ ही पलों के अंतराल के पश्चात पुनः उन स्वर लहरियों की तरंगे उमड़ने लगी। उस कक्ष के भीतर विराजते एक विदीर्ण हृदय यंत्र की ताल पर वह तारवाद्य यंत्र समूचे गृह के आकाश और वातावरण में गौड़ मल्हार और सुरट मल्हार के सुरों में एक अंतहीन, असीम और अथाह विषाद सिंधु की लहरें पूरी रात बिखेरता रहा। समाप्त।